हेलो, मेरा नाम प्रांजल और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ रेजिस्टेंस कम्पटिशन के बारे में। ठीक है, ये बेसिकली थर्ड लेक्चर है। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर लिए हुए हैं। एक में मैंने बताया कि किस तरीके से कम्पटिशन प्रोसेस होता है और दूसरा जो लेक्चर है उसके मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ कम्पटिशन क्या थे और क्या कम्पटिशन की प्रॉब्लम्स थी। जिसमें मैंने डिलेड कम्पटिशन के ऊपर बहुत डिटेल्ड में समझाया था क्यों होता है और स्पार्किंग क्यों होती है डिलेड कम्पटिशन के अंदर और किस तरीके से वो अफेक्ट करता है पूरे सिस्टम को। ये जो लेक्चर है रेजिस्टेंस कम्पटिशन, इसी के ऊपर एक लेक्चर 2 लेक्चर और मैं बनाऊंगा जिसमें मैं प्रोसेस बताऊंगा जिसकी वजह से आप कम्पटिशन अपने प्रोसेस को इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, वेज टू इंप्रूव कम्पटिशन प्रोसेस। पुराने लेक्चर मैंने देखा था जब भी डिलेड कम्पटिशन हो रहा था तो हमने देखा था वहाँ स्पार्किंग हो रही थी। ठीक है, और उसकी वजह से वो जो स्पार्किंग होती है ना वो एफिशिएंसी को डाउन करती है, हीटिंग प्रोड्यूस करती है और ब्रशेस को खराब कर सकती है। तो ये जो मेथड है यानी कि रेजिस्टेंस कम्पटिशन मेथड है, इसके अंदर हम लोग देखेंगे किस तरीके से रेजिस्टेंस जो होता है वो कम्पटिशन को इंप्रूव करेगा। प्लस इसके अलावा 2 लेक्चर और हैं जिसमें मैं कंपटीशन को इंप्रूव करने का प्रोसेस बताऊंगा। ठीक, आने वाले समय में उसको देखेंगे। तो अगर बात की जाए इस लेक्चर में मुझे क्या-क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो सबसे पहली चीज़ है कि कैसे एक रेजिस्टेंस हेल्प कर सकता है कंपटीशन प्रोसेस को इंप्रूव करने में। क्योंकि आज तक रेजिस्टेंस को हमने एक विलेन की तरह देखा है और हर बार हमने ये माना है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो चीज़ें खराब करता है, एनर्जी लॉस करता है, डिसिपेट करता है। पर पहली बार ऐसा होगा कि रेजिस्टेंस जो होगा वो हेल्प करेगा कंपटीशन को इंप्रूव करने में। कैसे, इसको हम देखेंगे। सेकंड चीज़ कि कैसे एक ब्रश जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट को रेजिस्टेंस जो है मतलब ब्रश का इस्तेमाल जो है, हाउ टू यूज द ब्रश यानी कि ब्रश का इस्तेमाल कैसे इंडक्टिव इफेक्ट को बाहर कर सकता है कंपटीशन प्रोसेस से। पुराने लेक्चर में मैंने देखा बताया था आप लोगों को कि जो कंपटीशन प्रोसेस होता है उसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट के कारण एक डिले आ जाता है। ठीक है, और वही डिले जो होता है वो स्पार्किंग को जनरेट करता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या किस तरीके से मैं एक ब्रश का इस्तेमाल करके ब्रश को थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूरे सिस्टम से यानी कि कंपटीशन प्रोसेस से इंडक्टिव इफेक्ट को भगा सकता हूँ। तीसरा पॉइंट जो मैं सीखने को मिलेगा कि रेजिस्टेंस इमिटेशन कंपटीशन जो है वो क्यों इतना अच्छा इफेक्टिव प्रोसेस नहीं है और कौन-कौन से अदर कंपटीशन इफेक्टिव प्रोसेस हैं, इन सबको हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए मैं हल्का-सा आपको जितना भी मैंने बताया है पुराने लेक्चर के बारे में बता दूं। यानी कि अगर मैं लेक्चर 1 की बात करूं कंपटीशन प्रोसेस की, तो वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरीके का एक सिस्टम हो रहा था। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, पुराने लेक्चर में मैंने इसको बताया था। 3 कॉइल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। ये हो गया कम्यूटेटर सेगमेंट मेरा। ठीक, और ये कॉइल्स आ गई, कॉइल लिंक कर दी। ये कंप्यूटर सेगमेंट है, ये कॉइल्स हैं। ठीक है, और ये वाली जो कॉइल है ये अंडर ऑब्जर्वेशन है। ए ले लेता हूँ इसको। ठीक, ये मैं 1 ले लेता हूँ, ये 2 ले लेता हूँ। ठीक, ब्रश जो है। ठीक, अब मैंने जो आपको बताया था एक जो प्रीवियस केस यानी कि थर्ड केस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। इसको आप मेरे पहला लेक्चर जो कंपटीशन प्रोसेस का अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा थर्ड केस क्या होता है। थर्ड केस के अंदर जो ब्रश होता है तुम्हारा वो हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट होता है इस तरीके से यहाँ पे, यानी कि हाफ कंप्यूटर सेगमेंट 2 पे एंड हाफ कंप्यूटर सेगमेंट 1 पे। और करंट की जो डायरेक्शन होती है वो कॉइल में कुछ इस तरीके से होती है। ठीक, और यहाँ से ये डायरेक्शन यानी कॉइल ए में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा होता है। यानी कि जस्ट करंट के रिवर्सल की पहली कंडीशन होती है, जस्ट पहले की। यानी कि एक कॉइल के अंदर पहले जो डायरेक्शन ऑफ करंट था उसको जब मैं रिवर्स करने की कोशिश करूंगा तो एक पॉइंट आएगा जहां पे वो जीरो होगा। ये वो वाली कंडीशन है थर्ड प्रोसेस। नाउ जो फोर्थ प्रोसेस होता है यानी कि फोर्थ केस की बात करी जाए, फोर्थ केस के अंदर क्या होता है कि ये अगेन सेम मेरे पास 3 कॉइल है। ठीक है, और ये लगी हुई है कंप्यूटर सेगमेंट से, ध्यान से समझना इसको। ठीक है, तो ये मैंने लगा दी, ये 1 है, ये 2 है। अब ब्रश जो है वो थोड़ा सा आगे मूव कर गया है। ठीक है, फोर्थ केस की बात कर रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये ब्रश जो है वो आगे मूव कर गया है। ओके, अब देखो अगर इसको इस पूरे सिस्टम के ऊपर मैं ध्यान दूं और मैं बात करूं करंट की, तो करंट ये जो कॉइल यानी कि इस वाली कॉइल से जो करंट आ रहा था वो तो अगेन सेम जाता जाएगा 2 में ही, कोई उसके पास और ऑप्शन नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल ये भी आईसी आ रहा था, ये आईसी आ रहा था और आउटपुट मुझे 2 आईसी करंट मिल रहा था। अगर ये आईसी अपनी जगह है, अब बात आती है यहाँ से जो आईसी आ रहा था। ठीक, उसके पास 2 ऑप्शन है। ठीक है, ये जो आईसी करंट है इसको बहुत ध्यान से देखना। ये जो आईसी करंट यहाँ से पूरा आ रहा है इसके पास 2 ऑप्शन है। एक पाथ ये है, ठीक है, यहाँ से होते हुए चला जाए, और एक पाथ इसके पास ये वाला है। क्लियर, तो इसको मैं नाम देता हूँ पाथ 1। ये मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये पाथ 1 है और इसको मैं नाम दे देता हूँ पाथ 2। क्लियर है। अब अगर इस पाथ 1 और पाथ 2 को देखो तो तुम अगर डिले कंपटीशन की बात करें हम लोग, तो इसको मैं दोबारा बनाता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। पाथ 1 और पाथ 2 की बात करते हैं यानी कि फोर्थ केस की, मैं बहुत ध्यान से देखना, इसको बड़ा करके बना रहा हूँ ध्यान से। ओके, ये मैंने कॉइल कम्यूटेटर से जोड़ दी है। ये कम्यूटेटर के इंसुलेटर्स हैं यानी कम्यूटेटर सेगमेंट इससे डिसाइड होता है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ ब्रश की, तो ब्रश मैंने बता रखा था ब्रश कहाँ लगाया है। ब्रश थोड़ा सा ये 1 है, अगर ये 2 है तो ब्रश 2 में ज़्यादा मूव कर गया है 1 से।
क्लियर है, 1 के आगे निकल चुका है, पास कर चुका है, ठीक है। इन दैट केस अगर बात की जाए आई, इधर वाला जो आईसी आ रहा था वो पूरा का पूरा 2 में एंटर कर जाएगा आईसी, और मुझे आउटपुट में आईसी मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करी जाए यहाँ की, तो यहाँ पे देखो जो करंट है वो 2 पार्ट्स में टूट रहा है, यानी कि यहाँ से आया आईसी, लेकिन यहाँ पे एक पाथ उसके पास ये था, पाथ 1 जिसे मैंने बताया था। तो होता क्या है ऐसे केस में, ये वाला जो पाथ होता है ये, यानी कि पार्ट 2 जो है, ठीक है, ये मैंने बताया था, ये पार्ट 2 ले लिया, ये पाथ 1 लिया, ध्यान से समझना इस चीज़ को। तो पाथ 2 जो है उसकी बात की जाए तो देखो लेंथ तो ज़्यादा है, ठीक। इस करंट आईसी से अगर मैं पूछूं, अगर मान लेते हैं मैं खुद आईसी हूं, तो हम लोग जानते हैं कि लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ का कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि कोई भी करंट फ्लो होने से पहले वो पाथ ऑप्ट करेगी जहां पे वो क्या होगा, रेजिस्टेंस जहां पे मिनिमम होगा, ठीक है, यानी कि लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ को ऑप्ट करती है। तो उसके पास 2 पाथ हैं। पाथ 2 की अगर बात करी जाए तो देखो लेंथ ज़्यादा है, लेकिन एरिया जो है, एरिया अंडर कॉन्टैक्ट, वो देखो काफ़ी ज़्यादा है। ये क्या है, ये वाला एरिया पूरा कॉन्टैक्ट में, तो यानी कि इतना बड़ा एरिया कॉन्टैक्ट में है। तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ का एरिया का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, काफ़ी कम है, ठीक। लेकिन अगर इस पाथ की बात की जाए, पाथ 1 की, तो लेंथ देखो कम है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, बहुत कम है, ठीक, इस पाथ 2 के मुकाबले। लेकिन एरिया जो है वो क्या है, एरिया भी कम है, ठीक है, तो एरिया जो है वो भी कम है। तो अगर बात की जाए, ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है। पाथ 1 और पाथ 2 को जरा ध्यान से देखो, तो पाथ 1, ठीक है, पाथ 1 का क्या है, एरिया जो है वो क्या है, एरिया, एरिया क्या है वो कम है, ठीक है, प्लस लेकिन लेंथ जो है, लेंथ वो भी क्या है, कम है, ठीक है। पाथ अगर 2 की बात करते हैं, पाथ 2, उस केस में क्या है, एरिया जो है वो क्या है, ज़्यादा है, और लेंथ जो है पाथ की वो भी ज़्यादा है। तो देखो ये जो एरिया जो कम होगा, एरिया कम, इससे क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। लेंथ कम होने से क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, ठीक। इसकी बात करी जाए, एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो देखा जाए ऑलमोस्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, ये जो दोनों रेजिस्टेंस हैं इफेक्टिव पाथ 1 और पाथ 2 के, इनके बीच में कंपेरेबल रेजिस्टेंस बन रहा है, यानी कि दोनों के दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसे केस में क्या हो रहा है, ये जो करंट है तुम्हारा, ये करंट आईसी, ये कंफ्यूज हो जा रहा है, और कंफ्यूज होने के कारण क्या हो रहा है, इसका कुछ करंट यानी कि जो कुछ पोर्शन है वो यहाँ से चला जा रहा है इस पर्टिकुलर पाथ से, जिसको मैंने नाम दिया आईसी डैश, और जो बचा हुआ है यानी कि आईसी माइनस आईसी डैश, वो पाथ 2 से जाएगा, ठीक है। तो यानी कि पाथ 2 का एक्चुअल में क्या हो रहा है, पाथ 2 का जो रेजिस्टेंस है वो कम है पाथ 1 के मुकाबले, लेकिन इतना ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस जो है पाथ 1 और पाथ 2 में, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, करंट आईसी जो है वो कुछ पाथ 1 से जाएगा, एंड सर्टेन एलिमेंट, सर्टेन पार्ट जो होगा आईसी का वो पाथ 2 से जाएगा। ये 2 पाथ से वो अपना ब्रश तक अपना जो जर्नी है वो पूरी करेगा। लेकिन इस केस में आने वाले समय, मैंने आपको बताया था पुराने लेक्चर में, यानी कि डिलेड कम्युटेशन, मैंने देखा था कि ये जो आईसी डैश था, ये वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही करंट जो था वो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण डिले में रह जाएगा, और देन आगे चल के क्या होगा, जब ब्रश यहाँ से मूव करके पूरा का पूरा 2 पे चला गया था, पुराने लेक्चर हमने देखा था, तो ये करंट आईसी डैश जो था, इसी के कारण एक स्पार्किंग हुई थी, और उसी स्पार्किंग से क्या हुआ था, वो सारा सारा चार्ज जम किया था। यानी कि जो आईसी डैश है, ये अगर हम इसको रोक ले जाएं किसी भी तरीके से, अगर पाथ 1 का जो रेजिस्टेंस है, ठीक, सॉरी, पहले पाथ 1 के रेजिस्टेंस बाद में आएंगे, अगर बात की जाए कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट जो इंजीनियर्स ने लगाया कि अगर मुझे स्पार्किंग रोकनी है तो आईसी डैश को मैं रोक लूं, यानी कि ब्रश के 1 से 2 तक जाने के जो 4th स्टेप है, जिसमें ब्रश 2 पे ज़्यादा होता है, 1 पे कम होता है, उसी समय आईसी डैश 1 की तरफ फ्लो करता है। अगर किसी भी तरीके से इस आईसी डैश को 1 में फ्लो होने से मैं रोक ले जाऊं, और सारा का सारा करंट जो है वो पाथ 2 से ही फ्लो करवा दूं, तो उस इन दैट केस आईसी डैश होगा ही नहीं पिक्चर में। और जब आईसी डैश नहीं होगा तो आने वाले समय में, यानी कि जब 5th केस की बात करें, यानी कि जब ब्रश जो है वो पूरी तरीके से 2 पे शिफ्ट हो गया होगा, इन दैट केस जब आईसी डैश 0 होगा तो कोई भी स्पार्किंग नहीं होगी, और सारा का सारा करंट आईसी जो होगा वो कॉइल ए से पास होते हुए पिक्चर में 2 में एंटर करते हुए ब्रश से बाहर निकल जाएगा, और मुझे 2 आईसी करंट मिलने लगे। क्लियर हो रहा है ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट था। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि मुझे आईसी डैश को फ्लो होने से रोकना है, यानी कि आईसी डैश को फ्लो होने से रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आता है लिंक प्रोसेस। तो देखो लिंक क्या करना है, मुझे कैसे आईसी डैश क्यों फ्लो हो रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है पाथ 1 का वो इतना ज़्यादा हाई नहीं है एज कम्पेयर टू पाथ 2। तो अब मैं करूंगा क्या, अगर मैं आईसी डैश को मैं रोकना चाहता हूं तो मुझे रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि ये जो पाथ 2 है, ये पूरा पार्ट की अगर बात की जाए, इस वाले पार्ट की, ये इस पूरे पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ पाथ 1 है
और ये जो रेजिस्टेंस है ये है रेजिस्टेंस पाथ 2, ठीक है। तो रेजिस्टेंस मुझे अगर मैं IC डैश को अगर मैं रिड्यूस करना चाहता हूँ या ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 करना चाहता हूँ, तो इन दैट केस R1 जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू R2, ठीक है। ये ही कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग रेजिस्टेंस कंप्यूटेशन में इस्तेमाल करते हैं। रेजिस्टेंस कंप्यूटेशन में हम लोग पाथ 1 का जो रेजिस्टेंस है उसको इतना ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं कि करंट IC जो है वो पाथ 2 के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन ना रह जाए, भले ही पाथ 2 का लेंथ ज़्यादा है लेकिन फिर भी IC जो है वो पार्ट 2 को फॉलो करे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्या करते हैं कैसे करते हैं अब वो बताता हूँ। तो इसको जरा ध्यान से देखो, अगेन मैं सर्किट बनाता हूँ, ठीक। ये कॉइल 1, ठीक है, ये कॉइल अंडर ऑब्जर्वेशन है। सर्किट को ध्यान से समझना, ठीक है। ये मैंने इस कॉइल को कम्यूटेटर से जोड़ दिया, दिस वन इज द वन, दिस वन इज सेकंड कम्यूटेटर सेगमेंट, और केस जो मैं ले रहा हूँ उसमें ब्रश जो है वो इस तरीके से प्लेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा है 2 पे और 1 पे कम है, ठीक। अब देखो क्या हो रहा है, अगर बात की जाए मुझे करना क्या था, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये जो IC है ये दो पार्ट्स में टूट रहा है, एक IC डैश हो जा रहा है और एक IC माइनस IC डैश हो रहा है, इधर पूरा का पूरा IC आ रहा है और ये इस तरीके से अपना पाथ जो है वो कंप्लीट कर रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि IC डैश जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 हो जाए। उसके लिए मुझे मैंने बताया तुम्हें R1, ये पाथ 1 था, ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है। तो पाथ 1 यानी कि R1 जो है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए R2 से, तभी ऐसा होगा। अब देखो अगर रेजिस्टेंस मुझे बढ़ाना है तो देखो लेंथ जो है वो मेरे हाथ में नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। लेंथ जो है वो मैंने बताया था यहाँ पे, लेंथ पाथ 1 की कम है और लेंथ जो है पार्ट 2 की ज़्यादा है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सेकंड ऑप्शन है मेरे पास कम्यूटेटर सेगमेंट का, तो मैं तुम्हें ये भी बता रखा है ये किसके बने होते हैं, कॉपर के, और ये भी कॉपर का बना होता है, यानी कि अगेन कॉपर का भी रेजिस्टेंस मिनिमम होता है, तो उसमें भी मैं कुछ नहीं कर सकता। थर्ड केस जो आ जाता है वो है ब्रश, ठीक है। और यहीं पे हमें यहीं से जन्म होता है, यानी कि यहीं पे हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे रेजिस्टेंस और वहां से जन्म होता है रेजिस्टेंस ब्रशेस का, ठीक है। तो हम लोग इस प्रोसेस में क्या करते हैं, यानी रेजिस्टेंस कंपटीशन क्या करते हैं, ब्रश एक हाई रेजिस्टेंस का ब्रश लेते हैं, यानी कि जो ब्रश तुम लोगे करंट को लेने के लिए उसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज कर देते हैं। ऐसे केस में क्या होता है, इंक्रीज करने से क्या होता है, इसको बड़ा ध्यान से समझो। जब मैंने रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दिया तो देखो अब में एक नया फैक्टर इंक्लूड होगा, ठीक। तो देखो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, जब ब्रश इधर मूव कर गया तो ये एरिया कम था, ठीक है, ये एरिया कम है, तो इसका रेजिस्टेंस एरिया कम होने की वजह से ऑब्वियस R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। एरिया कम करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, तो देखो इसका रेजिस्टेंस हाई है इस एरिया कम होने की वजह से। अब जब ब्रश लगा दोगे तो ब्रश का भी एरिया कम है, तो एरिया कम एक तो प्लस हाई रेजिस्टेंस का ब्रश लिया है, तो देखो एक तो एरिया कम ऊपर से रेजिस्टेंस मैंने हाई ले लिया है, तो अगेन क्या होता है, अब ये जो फैक्टर होता है ये क्या करता है, इसमें ऐड ऑन कर देता है, यानी कि अब रेजिस्टेंस 1 जो है वो और इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि पहले रेजिस्टेंस 1 जो, देखो इंपॉर्टेंट चीज देखो यहाँ से ध्यान से, तो पाथ 1 का जो रेजिस्टेंस था वो इंक्रीज कौन कर रहा था, एरिया जो था कंप्यूटर सेगमेंट का एरिया था वो कम था, इसकी वजह से रेजिस्टेंस हाई था। अब मैंने क्या करा है इसके अंदर रेजिस्टेंस ऑफ ब्रश भी जोड़ दिया, प्लस रेजिस्टेंस ऑफ ब्रश, ठीक है। ब्रश का रेजिस्टेंस भी इसमें इंक्लूड कर दिया है, ठीक। ब्रश का रेजिस्टेंस जब इंक्लूड करोगे और ब्रश का जो एरिया है वो क्या है, रिड्यूस कर रहे हो, तो रेजिस्टेंस ब्रश का ऐड करने से क्या होता है, ये वाला जो रेजिस्टेंस होता है ये काफ़ी ज़्यादा हाई अप हो जाता है। अच्छा इसकी बात करी जाए इस केस में, तो देखो इस केस में भी मैंने रेजिस्टेंस ऑफ ब्रश ऐड होगा, ठीक है, ये भी रेजिस्टेंस ऑफ ब्रश इसके अंदर भी ऐड होगा, लेकिन क्योंकि इसका एरिया हाई है कम्यूटेटर का, तो ब्रश का जो रेजिस्टेंस का जो इफेक्ट है वो इतना डोमिनेंट नहीं होता है एज कम्पेयर टू पाथ 1। तो पाथ 1 में जो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है देखने वाली, इस केस में यानी कि रेजिस्टेंस तो देखो दोनों केस में इंक्रीज होगा, ठीक। ब्रश का क्योंकि जब तुमने हाई कॉन्टैक्ट का रेजिस्टेंस लिया है ब्रश का रेजिस्टेंस, तो पाथ 2 में भी रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, पाथ 1 में भी होगा, लेकिन क्योंकि पाथ 1 में एरिया कम है ब्रश का भी और कंप्यूटर का भी, देखो एरिया क्या है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है, तो एरिया कम होने से रेजिस्टेंस फर्दर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जबकि पाथ 2 यानी कि पाथ 2 की बात की जाए तो वहाँ एरिया ज़्यादा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस उतना इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो उतना हाई इंक्रीज नहीं होगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज ब्रश का ऐड करा प्लस लो एरिया, तो देखो एरिया लो है, ठीक, रेजिस्टेंस हाई है और एरिया कंप्यूटर का भी लो है, कंप्यूटर सेगमेंट का, तो देखो दो लो एरिया होगा, तो इन दैट केस ओवरऑल जो पाथ 1 का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई हो जाएगा। यहाँ पे ब्रश ऐड करा रेजिस्टेंस लेकिन प्लस हाई एरिया हाई है ब्रश कांटेक्ट का, तो ऐसे केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस को रिड्यूस करेगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस को, ठीक है, R2 को रिड्यूस करेगा, जबकि ये लो एरिया क्या करेगा, ये तुम्हारे R1 को इंक्रीज करेगा। क्लियर हो रहा है, तो एक तो कम्यूटेटर का एरिया कम, ऊपर से जो तुमने ब्रश लिया है उसका रेजिस्टेंस हाई,
प्लस तीसरा ब्रश का जो एरिया है कॉन्टैक्ट वो भी कम है। तो ऐसे केस में ओवरऑल ये तीन फैक्टर जो है ये ओवरऑल पाथ 1 का रेजिस्टेंस यानी कि R1 को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे एज कम्पेयर टू पाथ 2। और पार्ट 2 में क्या होगा, एरिया जो है तुम्हारा वो हाई है, ब्रश का भी एरिया हाई है, कंप्यूटर का भी कॉन्टैक्ट एरिया हाई है, और इस वजह से क्या होगा, जो R2 है वो लो हो जाएगा एज कम्पेयर टू। तो होता क्या है, यानी कि हमने करा क्या, हमने जो कंपेरेबल था यानी कि हमने पूरे प्रोसेस में करा क्या, हमने R1 को इंक्रीज कर दिया R2 से, और ऐसा करने से क्या हुआ, जो करंट का डिवीजन था, करंट का जो डिवीजन था वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो इन दैट केस करंट डिवीजन में क्या हुआ, IC माइनस IC डैश जो था वो इंक्रीज हो गया, ओवरऑल ये वाला जो करंट था वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और IC डैश जो था वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 या फिर रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर, 0 नहीं हो पाएगा लेकिन रिड्यूस हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे केस में इस वजह से क्या होता है, करंट जो होगा वो अपने पाथ से, यानी कि ये वाला जो समस्या थी, करंट जो था वो IC डैश से ना पाथ होके पूरा का पूरा आपके कम्यूटेटर 2 से पास होगा। इसको मैं बना के दिखा देता हूं तुम्हें, ठीक है। अगेन ये कॉइल है, देन दिस वन, ठीक है। अब की मैं कौन सा रेजिस्टेंस ले रहा हूँ, हाई रेजिस्टेंस ब्रश ले रहा हूँ, ध्यान से देखना इसको। लास्ट कंक्लूड हो रहा है ये वाला लेक्चर, ठीक है। तो अब देखो ये सिस्टम था और ब्रश तुम्हारा कहाँ था, यहाँ पे था, ये रहा, ठीक है। अब की मैंने कौन सा लिया है, हाई रेजिस्टेंस ब्रश लिया है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस ब्रश लिया है। करंट की बात करिए, यहाँ से जो करंट जाएगा वो IC ऐसे ही चला जाएगा। अब क्या होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस हाई है तो पाथ 1 का रेजिस्टेंस हाई होगा, तो ऐसे केस में पूरा का पूरा IC जो आ रहा था वो पूरा का पूरा जो है ऑलमोस्ट यहाँ से जाएगा, ठीक। और यहाँ से जो पास होने वाला करंट था IC डैश वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, आइडियली 0 हो जाएगा लेकिन प्रैक्टिकली रह जाता है, ठीक है। आइडियली तो 0 हो जाएगा लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि क्या होता है कि आप कितना भी रेजिस्टेंस को हाई कर दो पर फिर भी R1 और R2 के बीच में थोड़ा सा कंपेरेबल रह जाता है और सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट पास होता रहता है। यही वजह थी, यही इसकी डिसएडवांटेज थी, ठीक है। आइडियली क्या होना चाहिए, ये हो गया आइडियल केस, आइडियली IC पूरा पूरा इसमें से जाएगा। जब IC डैश 0 हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, जब कंप्यूटर ब्रश पूरा का पूरा 2 पे आ जाएगा, ये 1 है 2 पे, तो कंप्यूटर सेगमेंट जब ब्रश जो है वो कंप्यूटर सेगमेंट 2 पे पूरा की तरह आ जाएगा। तो ऐसे केस में जब 1 पे कोई करंट ही नहीं होगा तो डिले भी 0 हो जाएगा, यानी कि डिले जब होगा करंट का तो IC डैश ना होने की वजह से कोई भी स्पार्किंग नहीं होगी, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट पिक्चर से लगभग गायब हो जाएगा, क्योंकि IC डैश को मैंने लगभग 0 कर दिया है। और मैंने तुम्हें बताया था कि जो IC डैश था वही स्पार्किंग की वजह था, यानी कि स्पार्किंग से वो अपना पाथ कंप्लीट कर रहा था। जब IC डैश नहीं होगा तो पाथ कंप्लीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्पार्किंग से, एंड देन स्पार्कलेस ऑपरेशन मुझे मिल जाएगा। ये हो गया आइडियल। लेकिन अगर प्रैक्टिकल की बात की जाए तो देखो R1 जो होता है वो हाई जरूर होता है R1 R2 से, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई नहीं हो पाता है, यानी कि इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, IC डैश जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक। IC जो डैश होता है वो लो जरूर होगा, वो IC डैश जो होगा अगर बात करी जाए हाई रेजिस्टेंस ब्रशेस में, ठीक है, तो ये कम जरूर होगा IC डैश जो लो रेजिस्टेंस ब्रश थे उनके मुकाबले। यानी कि अगर तुमने पुराना, यानी कि अगर तुमने रेजिस्टेंस ब्रश का नहीं बढ़ाया है, नॉर्मल ब्रश लिया हुआ है, तो उस केस में जो IC डैश होगा वो काफ़ी ज़्यादा फ्लो करेगा एज कम्पेयर टू हाई रेजिस्टेंस ब्रशेज। लेकिन फिर भी हाई रेजिस्टेंस ब्रश लेने पर भी IC डैश कंप्लीटली 0 नहीं हो पाएगा, और ऐसे केस में क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट पिक्चर में ज़रूर आएगा, और वहाँ से क्या होगा, स्पार्किंग होगी, कम होगी लेकिन होगी। इसीलिए जो मैंने तुम्हें बताया था कि ये रेजिस्टेंस कंपटीशन जो है वो इतना सक्सेसफुल भी नहीं है जितने अदर मेथड है, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप समझ में आ गई होगी। तो अगर बात कर ली जाए, अगर मैं बात कर लेता हूँ डिसएडवांटेज की, डिसएडवांटेज की बात करूँ तो डिसएडवांटेज, पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये मेथड जो है वो कम इफेक्टिव, जो इफेक्टिवनेस क्या है इसकी पुअर है, यानी कि पुअर इफेक्टिव है, यानी कोई खास इफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिवनेस काफ़ी लो है, ठीक। दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज है वो क्या है कि वोल्टेज जो ड्रॉप है वो बढ़ जाता है भाई, ऑब्वियस सी बात है। जो ब्रश मैं ले रहा हूँ जो पास सर्किट कंप्लीट करता है, यानी कि ये देखो करंट आया और करंट इससे पास होगा ब्रश से, अगर ब्रश का रेजिस्टेंस तुम हाई कर दोगे तो ब्रश के अक्रॉस जब करंट ये पास होगा तो वहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो आउटपुट में जो मुझे जनरेटर के आउटपुट में जो करंट मिलेगी वो कम होकर मिलेगी, कुछ जो होगा वो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा अक्रॉस ब्रशेज। तो अगर बात की जाए वोल्टेज ड्रॉप की तो इक्वेशन जो होती है, यानी कि Eg जो था, Eg वो इक्वल टू मैं जानता हूँ VT प्लस IaRa था, ठीक है। यानी कि आर्मेचर में कुछ आर्मेचर रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ करंट ड्रॉप हो रही थी और कुछ टर्मिनल पे जो बची करंट टर्मिनल पे मिल रही थी, ठीक है। प्लस अब क्या होगा ऐसे केस में एक और ऐड अप हो जाएगा इसके अंदर V ड्रॉप,
वी ब्रश ड्रॉप, यानी कि अब कुछ वोल्टेज जो होगा ये नया ऐड हो जाएगा वी ब्रश ड्रॉप, यानी कि जो कॉन्टैक्ट ब्रशेज हैं जब उनका रेजिस्टेंस तुम इंक्रीज कर दोगे तो उनके अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप होने लग जाएगा। तो वी ब्रश ड्रॉप मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द ब्रशेज, ठीक है। ये जो होगा ये रेजिस्टेंस कम्यूटेशन में ऐड हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम्यूटेशन जब तुम अप्लाई करोगे तो उस केस में क्या होता है, एक वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ब्रशेज जो होगा वो ऐड हो जाएगा, और जो मुझे आउटपुट में वोल्टेज मिलने वाला था VT वो और कम मिलेगा, ठीक है, जितना मिलना चाहिए था, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट बात कर लेते हैं एडवांटेज की। तो एडवांटेज अगर बात करोगे एडवांटेजेस की, तो उस केस में सबसे पहला एडवांटेज है, यानी कि जो एक लौता और मेन एडवांटेज है वो है इकोनॉमिकल। यानी अगर तुम्हें स्पार्किंग को रिड्यूस करना है, ठीक है, स्पार्किंग को अगर तुम्हें स्पार्क लेस ऑपरेशन चाहिए तो इसके लिए सबसे सस्ता तरीका जो है वो है रेजिस्टेंस कम्यूटेशन जो है वो सबसे ज़्यादा सस्ता तरीका है। इससे ज़्यादा सस्ता कोई और तरीका नहीं है आपके लिए स्पार्कलेस कम्यूटेशन अगर तुम्हें चाहिए, ठीक। तो आई होप ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। मैंने तुम्हें बताया, इस पूरे लेक्चर को जल्दी से कंक्लूड कर लेते हैं। ये मैंने केस बताया था, ये लेक्चर मैंने फर्स्ट लेक्चर से लिया है कम्यूटेशन प्रोसेस के, उसमें मैंने तीसरा और चौथा केस उठाया है, यानी कि जब ब्रश तुम्हारा एग्जैक्ट बीच में था, उसके बाद थोड़ी देर बाद जब ब्रश थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो क्या हो रहा था, आईसी जो था वो दो पार्ट्स में टूट जा रहा था। आईसी पाथ 1 है उसके पास और पार्ट 2 है। तो ऐसे केस में आईसी जो होगा वो पाथ 1 को क्यों फॉलो करेगा, क्योंकि पाथ 1 छोटा है लेकिन रेजिस्टेंस हाई है। पाथ 2 जो है वो लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस हाई है लेकिन एरिया ज़्यादा है का सेक्शन, तो एरिया कम ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो जो ओवरऑल देखा गया कि जो रेजिस्टेंस पाथ 1 का है पार्ट 2 का है वो एक दूसरे के दोनों कंपेरेबल थे। इन दैट केस जो करंट था वो दो पार्ट्स में टूट रहा था, और मैंने आप लोगों को पुराने लेक्चर में बताया था कि जब भी करंट आईसी डैश जो था वो आगे चल के डिले कम्यूटेशन में स्पार्किंग का कारण बनता है, ठीक है, क्योंकि डिले कम्यूटेशन होगा ही होगा, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट पिक्चर में है, जब तक मैं इसको सॉल्व नहीं कर देता। तो इसका सॉल्यूशन, इसको मैंने कंसाइज करा कि पाथ 1 पे एरिया रेजिस्टेंस किस किन वजहों से बढ़ रहा है, और पार्ट 2 में तो मैंने इसका सॉल्यूशन आपको दिया। सॉल्यूशन दिया एक ब्रश के फॉर्म में, ब्रश का रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज कर देते हो, ब्रश का रेजिस्टेंस इंक्रीज करने से दोनों में आर ब्रश ऐड हो जाएगा, लेकिन पाथ 1 में क्योंकि एरिया कम है ब्रश का तो रेजिस्टेंस फर्दर इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन पार्ट 2 में एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस 2 जो हो पाथ 2 का है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ऐसे केस में रेजिस्टेंस 1 जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस 2 फर्दर डिक्रीज हो जाएगा। तो अब जब आईसी डिवाइड करेगा अपने आप को तो उसके पास जो पाथ 1 का रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा दिखेगा उसे एज कम्पेयर टू पाथ 2, जो कि मैंने इस केस में बताया है कि R1 बहुत ज़्यादा दिखेगा। तो ऐसे केस में आईसी डैश जो है वो क्या करेगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, और हमें आईसी माइनस आईसी डैश की वैल्यू बहुत हाई हो जाएगी, इक्वल लगभग आईसी के बराबर हो जाएगी। और आइडियली अगर बात की जाए तो सारा का सारा करंट जो है वो आईसी से ही फॉलो करेगा, यानी कि कंप्यूटर 2 में जाएगा, कंप्यूटर 1 में कोई करंट आईसी डैश नहीं जाएगा। जब आईसी डैश नहीं जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे ना तो कोई कम्यूटेशन फेलियर मतलब स्पार्किंग होगी और डिले कम्यूटेशन से भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट जैसे चला जाएगा। लेकिन ये आइडियल कहानी थी। प्रैक्टिकल की बात की जाए तो देखो तुम दोनों में क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रश का ओवरऑल बढ़ा ही रहे हो तो इतना ज़्यादा डिफरेंस हम लोग क्रिएट नहीं कर पाते हैं प्रैक्टिकली अगर बात की जाए। और R1 जो होता है वो इंक्रीज तो होता है R2 से, लेकिन इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है। खास बात क्या थी, रेजिस्टेंस कम्यूटेशन केस में आईसी डैश जो हाई रेजिस्टेंस ब्रशेस का होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू आईसी डैश ऑफ लो रेजिस्टेंस ब्रशेस, यानी कि अगर तुम लो रेजिस्टेंस का ब्रश यूज़ करोगे तो उस केस में जो तुम्हारा आईसी डैश है वो काफ़ी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू हाई रेजिस्टेंस ब्रश के इस्तेमाल में। और ये जो आईसी डैश जो बहुत ज़्यादा लो रेजिस्टेंस वाले केस में रह गया है, यही आगे चल के स्पार्किंग का कारण बनेगा जब इंडक्टिव इफेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट कारण डिले आएगा, डिले कम्यूटेशन होगा। डिसएडवांटेज की बात किया तो इतना इफेक्टिव नहीं है, पहला डिसएडवांटेज। दूसरा, वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा था वो क्या है, वो जो वोल्टेज ड्रॉप होने लगेगा ब्रश के अक्रॉस, क्योंकि ब्रश का जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो जो इक्वेशन होती है ईजी, अगर जनरेटर की बात की जाए VT प्लस IARA, उसमें एक और टर्म ऐड हो जाएगी वी ब्रश ड्रॉप, ठीक है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत सारे आए हुए हैं, मैं आप लोगों को इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाऊंगा जहाँ पे ऐड करूंगा। एडवांटेज की बात की जाए तो भैया एक बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल है, बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं हाई रेजिस्टेंस के कार्बन ब्रशेस मार्केट के अंदर। और दूसरी जो इसकी खास बात है एक स्पार्कलेस, अगर तुम्हें स्पार्कलेस कम्यूटेशन चाहिए, ठीक है, स्पार्कलेस कम्यूटेशन मतलब कम स्पार्कलेस नहीं कहेंगे बल्कि इसको कह सकता हूँ मैं कह दूंगा लो स्पार्किंग, ठीक है, लो स्पार्कलेस नहीं होगा, लो स्पार्किंग, यानी अगर तुम्हें लो स्पार्किंग का कम्यूटेशन प्रोसेस चाहिए और प्लस इकोनॉमिकल यानी कि सस्ता चाहिए तो तुम क्या करोगे, रेजिस्टेंस कम्यूटेशन लोगे। लेकिन रेजिस्टेंस कम्यूटेशन जो होगा वो इतना इफेक्टिव नहीं है, इसलिए इसको केवल ये यूज़ नहीं करेंगे, इसके साथ एक दो मेथड और ऐड करूंगा, वो मैं आने वाले समय में आपको बताऊंगा, जिसका नाम हो सकता है इंटरपोल, के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लस
हम लोग कंपनसेशन वाइंडिंग को बहुत डिटेल में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे अपनी तरीके से पूरी कोशिश की आपको समझाने की रेजिस्टेंस कम्यूटेशन क्या होता है और कैसे ये सॉल्व करता है स्पार्कलेस ऑपरेशन के स्पार्क ऑपरेशन की प्रॉब्लम, जो स्पार्किंग हो रही थी उसकी प्रॉब्लम को। ठीक है, इसको आप पढ़िए, रिवाइज कर सकते हैं इसको बुक से। ठीक है, और जो भी आपके पास डाउट है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आई होप उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और उसके ऊपर फर्दर लेक्चर बनाने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की। ठीक है, तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।